Okay, hello everyone and welcome back to my channel. I am Khyati Sharma and currently I am in 11th standard and I have opted for PCM stream. तो अभी तो मैं currently 11th में हूँ ठीक है। तो फिर मैंने PCM stream ले रखी है and I have secured 92 marks in my board examinations of class 10th CBSE board और I have no tuitions during my boards। मतलब मैंने बिल्कुल भी ट्यूशन्स वगैरह नहीं लिए थे एंड अगर मैं किसी बैच वगैरह की बात करूँ तो मेरे पास कोई भी पेड बैच नहीं था। ओके एंड यस लेट्स बिगिन अ वीडियो। तो मैं बता देती हूँ मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि अगर आपके काम का हो तब आप इस वीडियो को देखो, अदरवाइज़ आप मतलब छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो ना। ठीक है, तो ओवरव्यू बता देती हूँ एंड यस लेट्स बिगिन अ वीडियो। ओके तो मैं बताती हूँ ओवरव्यूज़ वाली वीडियो में क्या बेसिकली मैं आपको बताऊँगी जो जो मिस्टेक्स मैंने कर दी थी अपने साइंस बोर्ड के एग्ज़ाम के गैप डेज़ में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो। दूसरा मैंने कैसे स्टडी करी थी, सेल्फ स्टडी करी थी, मतलब कि 90+ स्कोर करने के लिए मैंने कैसे सेल्फ स्टडी करी थी। एंड थर्ड है मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो करा था, मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक यूज़ करी थी, मैंने कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे, मैंने कितने PYQ सॉल्व करे थे, मैंने मतलब कैसे सब कुछ मैनेज करा था अपने साइंस में, और मैंने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दिया था पर्टिकुलरली, और मैंने कैसे अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैंने मतलब कन्वर्ट करा था। एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम होता है कि मैंने लास्ट मिनट्स में क्या चीज़ ऐसी पढ़ी थी जिस वजह से आपके 90+ आ सकते हैं, क्या टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, क्या आप कर सकते हो, एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थोड़े से ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा। एंड यस ठीक है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा तीनों में कौन सा है, कौन से चैनल से पढ़ें, मतलब वही सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो वाले आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे। एंड यस लेट्स बिगिन अ वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हाउ डिड आई स्टडी ड्यूरिंग द गैप डेज। मुझे जितना भी याद है हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम जो था उसमें हमें 3 से 4 दिन की छुट्टी मिली थी। तो इंग्लिश के बाद था शायद हमारा भी, पहला हिंदी का था इतना मुझे याद है, फिर हमारा इंग्लिश का था शायद, उसके बाद था हमारा साइंस का। तो मेरा थोड़ा हिंदी का और इंग्लिश का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया था जितना जाना चाहिए था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंस थी। एंड थोड़ी सी टेंस थी क्योंकि मेरे को ये था कि हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स कंपलसरी होते हैं जुड़ने, और उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। बट स्टिल मेरे दोनों में 90+ थे। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे थोड़े ज़्यादा कम बैठेंगे, बट इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरे 90+ बैठ गए थे एंड साइंस में भी 90+ थे। तो फिर मेरा साइंस का एग्ज़ाम था, 3-4 दिन की मुझे छुट्टी मिली थी। तो इंग्लिश का पेपर देने के आने के बाद आधा दिन हमारे पास बचता है, तो उसमें तो मैंने क्या करा था, रिलैक्स करा था पूरा अपना, मतलब ठीक है जो भी था। उसके बाद मैंने डिवाइड कर लिया था कि पहले मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, फिर मैं ये वाला पढ़ूंगी एंड देन मैं ये पढ़ूंगी। तो देखो मेरी केमिस्ट्री और फिज़िक्स अच्छी थी, बट बायो में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी हमेशा, और इसलिए मैंने PCM लिया है, PCB नहीं लिया। तो मतलब बायो में मुझे थोड़ी सी हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो फिर मैं पहले मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स मेरी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बायो भी मेरी अच्छी थी, बायो में मेरा मतलब मार्क्स नहीं कटते थे इतने, बट फिर भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की कंपैरेटिवली अच्छी थी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा था, देखो केमिस्ट्री की सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने केमिस्ट्री में मेरे आउट ऑफ मार्क्स थे, मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था। फिजिक्स में भी नहीं कटा था, बस मेरा कटा था बायो में कटा था, जब भी मेरा कटा था बोर्ड एग्जाम में, मुझे पता है क्योंकि मैंने मतलब चेक करा था। तो मेरे बायो में मार्क्स कटे थे। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी इन तीनों दिनों, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अपने दिनों में। जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं यूट्यूब पे वो अपनी लाइव सेशंस निकालते हैं मैराथन टाइप में। उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरे दिन में वो मतलब कंप्लीट करवा देते हैं लाइव मैराथन में, लाइक रिवीजन हो जाता है आपका बहुत अच्छे तरीके से। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं जो मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ वो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो आप चाहो तो किसी भी टीचर से जिनसे आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आइदर PW और नेक्स्ट टॉपर्स और एनीथिंग, जिनसे आप पढ़ रहे हो उनको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे को ये लग रहा था उस टाइम पे कि अगर मैं सेल्फ स्टडी करूँगी इंस्टेड ऑफ मैराथन्स वगैरह को देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने तो अपने टाइम पे मैराथन वगैरह ना देख के सेल्फ स्टडी करी थी बस। और मतलब वो चल रहे थे, आई नो, मैं एक आध लेक्चर देख लिया, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का तो देख लिया, जो चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका 1 शॉट देख लिया, और फिर मतलब मैं क्या करती थी, NCERT उठाई, NCERT रीड कर ली। ओके तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस चीज़ से कि आपको अपना साइंस का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। आई थिंक आपको 20 डेट को एग्ज़ाम है एंड टुडे इज़ 17th ऑफ फरवरी चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास अभी 3 दिन बचे हैं। 3 दिन तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं करने के लिए, विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो इन तीनों को करना है, मेरे पास 3 दिन है। तो अभी भी आप क्या कर सकते हो कि एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। ठीक है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे मैंने करा था एंड कैसे बेनिफिशियल होता है अगर आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो। तो
सबसे पहले आपके पास MCQs आते हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, देन केस बेस्ड स्टडी। आपका ये पैटर्न होता है अकॉर्डिंग टू मी, एंड शायद यही होता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, MCQs के लिए जगह छोड़ दो। करना तो आप सीक्वेंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, करना तो आप सीक्वेंस में, बट आप क्या करना, MCQs स्टार्टिंग में करने मत लग जाना, बिल्कुल भी मत करने लग जाना आप MCQs स्टार्टिंग में, बिकॉज MCQs थोड़े से आपके ट्रिकी होते हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है करने में। तो फिर अगर आप उन्हें स्टार्टिंग में कर दोगे तो आपको एक एक मार्क के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल आराम से कर रहे होते हैं, तो वो सही नहीं होता। ठीक है, तो आप MCQs के लिए अपना 2 पेज छोड़ देना, मतलब जैसे एक पेज ये है आगे वाला और पीछे वाला छोड़ देना, एंड देन आपने सेक्शन बी से स्टार्ट कर देना। अगर आपका एक पेज पे आ जाता है, एक पेज पे कर लेना, मतलब जैसे आपको ठीक लगे आप अपने MCQs के लिए जगह छोड़ देना। एंड उसके बाद आप करना अपना सेक्शन बी। क्या होता है, आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 मार्क वाले क्वेश्चन होते होंगे आपके, फिर आते हैं 5 मार्कर्स, फिर आते हैं आपके केस बेस्ड स्टडी। तो आप लोग वेटेज के अकॉर्डिंग करना, वेटेज इन द सेंस जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है पहले उससे अटैम्प्ट करो। दो रीजन इसके क्यों करो। एक तो देखो, अगर आप पहले ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपको बाद में ये नहीं रहेगा कि अभी मेरा इतने मार्क्स की एक चीज़ रह रही है। अगर आप मान लो पहले कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आप स्टार्टिंग में कर लेते हो, तो एक तो आपके, हाँ, अगर आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा मार्क्स के पहले क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आपका एक तो टाइम, मतलब आपके पास बचा रहता है, तो उस छोटे क्वेश्चन आंसर्स को आप जल्दी जल्दी में बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का आप कर लेते हो तो लास्ट में आपको इतनी टेंशन नहीं रहती। ठीक है, और ज़्यादा जो हम लोग दिमाग में भर कर आए होते हैं ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए भरा हुआ होता है, तो आप पहले उन्हें लिख दोगे। ठीक है, तो सही रहेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करना, उसके बाद आप केस बेस्ड स्टडी करना, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करना, एंड देन लास्ट में आप MCQs करना। और हाँ, कभी भी ऐसे मत करना, ये चीज़ मैंने कर दी थी कि मतलब आप डायग्राम के लिए क्या करते हो, स्पेस छोड़ देते हो कि लास्ट में करेंगे, तो लास्ट में वो डायग्राम इतना गंदा बनता है, लिटरली ये ट्रुथ है। मतलब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर आपका टाइम बचता है, आप अच्छे से टाइम मैनेज कर लेते हो, अच्छी बात है, आप लास्ट में कर सकते हो, बट हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम के लिए हमेशा लास्ट में छोड़ देते हो, इतना गुत्थे डायग्राम बना कर आते हैं। कोई भी डायग्राम हो, क्या पता कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से हो या फिर बायो में, तो अपने साइड डायग्राम है ऑब्वियसली। तो आप ना अपने मतलब जब क्वेश्चन कर रहे हो ना वो वाला, तो तभी कर लिया करो, क्योंकि अगर डायग्राम ना वेटेज रखता है बहुत अच्छी खासी, और अगर आप उसे अच्छे से नहीं करोगे तो गलत हो जाता है। एंड यस, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करना है, एंड पेंसिल यूज़ करना। पेंसिल क्यों यूज़ करनी है, जहाँ पे आपने कोई कीवर्ड डाला जो इंपॉर्टेंट है, NCERT की लाइन है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो, तो आप ब्लैक पेन मत यूज़ करना तो ब्लू पेन यूज़ करना। एंड जो डायग्राम्स हैं, मैं कहूँगी उसमें आप क्रेयॉन्स ना यूज़ करो, कलर्स यूज़ ना करो, बिकॉज कहीं भी हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ये नहीं लिखा कि आप कलर्स यूज़ कर सकते हो या कुछ यूज़ कर सकते हो। लोग कर लेते हैं, बट रिस्क क्यों ही लेना, तो आप मत करना। एंड अंडरलाइन ज़रूर कर देना, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है सेक्शन वाइज करना, लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग करना, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उससे क्या होता है, थोड़ा सा टेंशन कम रहती है, एंड जल्दी जल्दी में करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि MCQs तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी पहली चीज़। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम मतलब पेपर अटैम्प्ट करना है। चीज़ आती है कि लास्ट के दिनों में, यानी कि इन गैप डेज में पढ़ाई करें तो कैसे करें, क्योंकि देखो प्री बोर्ड होता है तो हमें पता होता है एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन का टाइम तो होता नहीं है, 3 दिन का टाइम होता है। अब उन 3 दिन को आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, सबसे ज़्यादा मायने करता है, क्योंकि आपके कैसे भी मार्क्स आए हो प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड में, UT टेस्ट में, हाफ ईयरली में, वो मैटर नहीं करता। जो प्रिपरेशन आप अब करोगे इन लास्ट के 3-4 दिनों में, वही मैटर करती है, क्योंकि वही आपको याद रहने वाली होती है। ठीक है, तो देखो आप वो टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करना, कुछ वीक सेक्शंस होते हैं, कुछ बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, जैसे कि लाइफ रिसोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, और हमारा कार्बन एंड कंपाउंड हो गया, तो उन्हें आप पहले रीड कर लो, मतलब पहले पढ़ लो। जैसे अभी आपके पास आज का दिन है तो आज आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। कंप्लीट आज आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपने कई बार पढ़ चुके हो, तो आपका ऐसा तो है नहीं कि लाइन पढ़नी है। ठीक है, आप उन्हें आज पढ़ लो, और आज कैसे पढ़ो, आप NCERT रीड कर लो, NCERT के क्वेश्चंस आज उनके निपटा लीजिए जैसे आपने। ठीक है, तो पहले आप वो चैप्टर्स करो जिनकी वेटेज भी ज़्यादा है, पहले आप वो चैप्टर्स कर लीजिए जिनकी वेटेज ज़्यादा है और जो लेंथ में भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम उन्हें लास्ट टाइम पे करते हैं तो हम बहुत अबड़ दबड़ में रहता है कि और जल्दी करना, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन आप अभी उनको कर लोगे तो सही रहेगा। एंड आई नो अपने नोट्स तो बनाए रखे होंगे, जो भी अपने नोट्स बना रखे हैं, आप उन्हें जितनी ज़्यादा बार पढ़ो, स्पेशली केमिस्ट्री और बायो के तो कुछ जितनी ज़्यादा बार आप उनको पढ़ोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, तो वो कर लेना। एंड जबकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि अपने केमिकल रिएक्शंस हो गया, और हमारा ह्यूमन आई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर हो गया, या फिर हेरिडिटी वगैरह वाले चैप्टर्स हैं,
उनको आप क्या करना, जैसे आज तो आपने लॉन्ग लेंथी वाले चैप्टर्स कर लिए, वो आप कल कर लेना, ठीक है। उनको कर लोगे, उनके एनसीईआरटी, सबके एनसीईआरटी ज़रूर करके जानी है आपको, लास्ट टाइम पे भी एनसीईआरटी करके जानी है, एनसीईआरटी रीड भी करके जानी है, और सैम्पल पेपर आप लगा के जाना। मतलब जैसे आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई है तो आप रिवीजन कर रहे हो, एक बार आपको दोबारा इन चीज़ का रिवीजन करना ही है तो आप कर ही रहे हो, एक बार और रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, उनका रिवीजन कर रहे हो, सैम्पल पेपर कर लेना। एंड सब कुछ बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है लिटरली। केमिस्ट्री की एक एक रिएक्शन डिट्टो आती है जो आपकी एनसीईआरटी में होती है, तो उनको तो मतलब ये मान लो आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, एक भी रिएक्शन को बैलेंस करे बिना मत छोड़ना। एंड सारी की सारी एनसीईआरटी की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ और रिएक्शंस है वो तो आपको रटी भी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में देखो लिटरली मैं बताती हूँ, एनसीईआरटी में से ही आता है, ये नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आता है, बट जो चैप्टर होता है ना उसमें से आ जाता है सब कुछ, कोई भी रिएक्शन आ जाती है उसको फिर पूरा करना पड़ता है, बहुत ईजी आता है केमिस्ट्री वाला पोर्शन लिटरली। एंड बायो में से तो मैं आपको बताऊँ ना लिटरली, मैंने ये बात नोटिस करी है अपने प्री बोर्ड में भी और अपने बोर्ड में भी कि एज इट इज़ लाइन जो होती है ना, लाइन एनसीईआरटी की जो लाइन होती है उनमें से एमसीक्यू बन जाता है, उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। लाइक कोई लाइन लिखी उसे एक्सप्लेन कर दो, तो अगर आप उसी को एनसीईआरटी के वर्ड्स में ही लिख कर आते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है सच में, तो आप उसको कर सकते हो। एंड फिजिक्स का थोड़ा सा पोर्शन हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले न्यूमेरिकल्स बच्चों को हार्ड लगते हैं, बट जितने आप PYQs करोगे उतना सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता PYQ के। ये बात मैंने देख ली थी, तो मैंने PYQs कर ली थी एंड मेरी लिटरली, तो फिर जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी के PYQs करोगे उतना सही है, आपको वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो आप PYQs कर लेना और बस कॉम्पिटेटिव लेवल। तो एक बार ना मैं सम अप कर देती हूँ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ कभी कभी तो मुझे खुद नहीं समझ में आता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन स्किप नहीं करनी, आपको सारी की सारी एनसीईआरटी रीड करके जानी है बिफोर योर एग्जाम। दूसरा, आपको एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, एक भी मतलब आपको इंटेक्स क्वेश्चंस भी करने हैं। तीसरा, आपको एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आने चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। तीसरा मैं क्या बोल रही हूँ, आप अगर चाहो तो किसी मैराथन को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद से अपने नोट्स को जितनी बार रीड करोगे उतना अच्छा है। चौथा या फिर पांचवा जो पॉइंट वो है कि आप PYQs करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइंस में आपका कोई भी क्वेश्चन न्यू फ्रेम होकर नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ PYQs होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो आप 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल भी आपका अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। तो बस PYQs पे भरोसे रहना, एनसीईआरटी के भरोसे रहना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो बस यही था मेरी साइड से। एंड यस, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी एक और साइंस के ऊपर बनाने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें देख लेना, उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स बता दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो उसमें अपनी मिस्टेक्स नहीं बताई मैंने, जो जो मिस्टेक्स मैंने अपने टाइम पे